तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन के ऊपर। यानी कि यहाँ से सबसे पहले हमको ये पता चलेगा कि इस पृथ्वी पर केमिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। और थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन को हम लोग कीमोजेनी के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसमें सबसे पहले जो स्टेज रही होगी वो क्या रही होगी एटॉमिक स्टेज रही होगी। अभी जो एटॉमिक स्टेज है ये हेडिंग डाल दीजिए और इसके अंतर्गत लिखना शुरू करें। एटॉमिक स्टेज में अर्थ का फॉर्मेशन लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो माना जाता है। आप लोगों को पता है कि जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, अर्थ जो बनी है वो 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी होगी, ठीक है। जो कि अत्यधिक रूप से ज्वलनशील अवस्था एवं घूर्णन अवस्था यानी कि रोटेटिंग फेज में, जो कि अत्यधिक रूप से ज्वलनशील अवस्था एवं घूर्णन अवस्था में रही होगी। इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने से हल्के तथा भारी एटम्स बनने लगे, जैसे तांबा कॉपर, जैसे तांबा कॉमा निकिल, कॉपर निकिल, लोहा आदि। तांबा निकिल लोहा आदि पृथ्वी के केंद्र में, यानी पृथ्वी का जो सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल पार्ट है, उसमें एकत्रित हुए, जिससे अर्थ का सेंट्रल पार्ट बना, तथा हल्के एटम्स, जो लाइटली एटम्स थे उनकी बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। इसको याद करने का एक कोड है CHONOPS, CHONPS, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि एटमॉस्फेयर को बनाने में, यानी वातावरण को बनाने में सक्षम रहे होंगे। ये बात पास्ट इंडेफिनिट की हो रही है, पहले क्या रहा होगा, ठीक है। सक्षम रहे होंगे, जो कि यह परमाणु प्रोटोप्लाज्म के कंपोजिशन में, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म बनता है उसके कंपोजिशन में, प्रोटोप्लाज्म के कंपोजिशन में भाग लेने वाले मेन कंपोनेंट होते हैं, राइट। नए लाइन से लिख लीजिए, कुछ खास बात है, नए लाइन से लिखें। पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में, यानी कि जो आज का प्रेजेंट टाइम का जो एटमॉस्फेयर है, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, इसमें नाइट्रोजन
78.62%, नाइट्रोजन कितनी है 78.62, 78.62%, कॉमा ऑक्सीजन 21%, सॉरी, ऑक्सीजन 21%, वाटर वेपर्स अबाउट 4%, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही, गूगल से निकाला गया डाटा, अबाउट 4% के रूप में पाया जाता है। वाटर वेपर्स 4% के रूप में पाया जाता है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जो आज की प्रेजेंट टाइम में है। अब बात यहां पर आती है कि पहली स्टेज तो रही होगी एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज में क्या क्या हमारे पास बन गया? एटॉमिक स्टेज में हमारे पास में हल्के परमाणु और भारी परमाणु, लाइक हम कह सकते हैं लार्ज एटम एंड लाइट एटम, ये बने, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स एटम बने। जिसमें लार्ज एटम की बात करें तो उसमें लोहा हो गया, तांबा हो गया, निकिल हो गया, ये सभी के सभी जो एटम्स थे, परमाणु थे, कहां आकर के एकत्रित हो गए? अर्थ के सेंट्रल पार्ट में, जिससे अर्थ का क्या बन गया? सेंट्रल पार्ट बन गया। देन उसके बाद में यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये जितनी भी हम ये कह सकते हैं गैसेज थी या एटम्स थे, ऐसा अधिकतर तो गैसेज हैं, इसमें एटम्स हैं, ये सभी क्या हुए? परमाणु क्या हुए? एटमॉस्फेयर को बनाने में सक्षम रहे होंगे। यानी पृथ्वी का जो वातावरण था, आदि वातावरण की हम बात कर रहे हैं, पहले जो वातावरण रहा होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो इनके द्वारा बना होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये सारे के सारे ये परमाणुओं का निर्माण हो गया, ठीक है, एटम्स का फॉर्मेशन हो गया, तब क्या हुआ होगा? तब हुआ होगा कि ऑरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट मीन्स फिर मॉलिक्यूल्स का, अणुओं का निर्माण हुआ होगा। परमाणु का निर्माण होने के बाद में किसका अणु हुआ? मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ, और मॉलिक्यूल से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे। मॉलिक्यूल से क्या बने होंगे? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे, जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में थे और सिंपल थे, ठीक। तो कैसे बने? तो हेडिंग डाल दीजिए, ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारी हेडिंग सेकंड पड़ेगी, ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके अंतर्गत लिखें, ये कीमोजेनी के अंतर्गत ही है। इस अवस्था में, इस स्टेज में सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स या मैटर का निर्माण हुआ है या निर्माण हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वाटर की, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर आदि, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है, फॉर एग्जांपल वाटर आदि, राइट, वाटर आदि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। वाटर आदि का या वाटर आदि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ होगा। ध्यान से लिखें, पृथ्वी के गर्म होने के कारण, यानी कि अर्थ जो थी उस समय हॉट थी, गर्म थी, उसके कारण वाटर, पृथ्वी के गर्म होने के कारण वाटर, दैट मीन्स यहां पर जो H2O बना, ये जल था, और ये जो जल था वाटर वेपर में चेंज हो गया, ठीक है। हॉट होने के कारण वाटर वेपर्स के फॉर्म में चेंज हो गया, वाटर वेपर्स के फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कि जो जल था वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया, वाटर वेपर्स के फॉर्म में चेंज हो गया, जो कि यह वाष्प या वेपर्स स्काई में जाकर, दैट मीन्स बादलों में जाकर, स्काई में जाकर, सॉरी आकाश में जाकर, स्काई मतलब आकाश, आकाश में जाकर बादल, क्लाउड का निर्माण करते हैं या क्लाउड बनाते हैं, जो भी लिखना चाहें सिंपल भाषा में। क्लाउड का निर्माण करते हैं, क्लाउड बनाते हैं।
तथा यह वाटर वेपर जब स्काई में जाएगा तो वहां पर एक क्लाउड के रूप में ठंडा होगा, तथा यह वाटर वेपर ठंडा होकर, वाटर वेपर जब ठंडा होगा तो डेफिनेटली क्या होता है, वो तुरंत वाटर में चेंज हो जाता है। अरे यार कैसे हो जाता है, आप जानते हैं कि अगर आप कोई वाटर मतलब एक बर्तन लें, उसमें पानी को उबालें, जब पानी काफ़ी देर तक उबलता रहता है तो वेपर्स के फॉर्म में क्या होता है, वो उड़ जाता है, ठीक है। और काफ़ी देर तक उबालते रहते हैं तो पानी क्या हो जाता है, उस बर्तन में नहीं रहता है। अब आप क्या करें, वहाँ पर जो आपने पानी खौलाया है, ठीक है, या पानी को गर्म किया है, जिसमें वाष्प के रूप में जो वाटर है वो वेपर के रूप में चेंज हो रहा है, उसको आप ढक दीजिए। ढकने के बाद में आप उसको ठंडा करिए, रखें, तो आप देखेंगे कि जो जिस बर्तन में आप रखेंगे, जिससे आप ढकेंगे, उसकी तली पर, उसकी सरफेस पर वाटर्स के ड्रॉप क्या होते हैं, बन जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो पानी तो एक बर्तन में था, लेकिन वो चिपक कहाँ गया है, अटैच कहाँ हो गया है, हम कह सकते हैं अपर सरफेस पर, ठीक है। किसकी अपर सरफेस पर, लोअर सरफेस पर, किसकी, जिससे हमने किसी बर्तन को ढका हुआ था, राइट। तो यहां पर ठंडा होने के बाद में वाटर जो होता है या वेपर जो होता है वो पुनः किस में चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। या अगर आप जानते हैं बर्फ, अगर कोई किसी वाटर को आप बहुत ही लो टेम्परेचर में ले आए, राइट, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा। और जो बर्फ होगी वो अगेन अपने एक नॉर्मल स्टेट में आने के बाद में किस में चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। तो वाटर का जो स्टेट है वो चेंज होता रहता है, कभी वेपर्स के फॉर्म में तो कभी आइस के फॉर्म में, राइट, ये तो आपको पता है। और कभी लिक्विड तो रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो क्या लिखा है इसमें, ठंडा होकर पुनः अर्थ पर बरसने लगे, ठंडा होकर पुनः अर्थ पर बरसने लगे, जिसके कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती रही या ठंडी होती गई। तो आप याद रखिएगा कि यहां पर जो क्लाउड्स बने थे, ये क्लाउड बने क्यों थे, क्योंकि जो अर्थ थी ये काफी गर्म थी, हीटेड थी, जिसके कारण यहां पर जो मॉलिक्यूल्स वाटर बने, डेफिनेटली यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो निर्माण हुआ, जिसमें हाइड्रोजन जो थे, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक अणु आपस में मिलकर के क्या बना दिया, वाटर। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल तो बना, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल तुरंत किस में चेंज हो रहा था, वेपर्स में चेंज हो रहा था, ठीक है, वाष्प में चेंज हो रहा था, जो स्काई में जाकर के क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा था। और ये जो वाटर वेपर के फॉर्म में क्लाउड बन रहे थे, वो क्लाउड बरसने लगे। अब बरसने से क्या हुआ कि जो पृथ्वी गर्म थी, हॉट थी, इसको धीरे धीरे कई सालों तक वर्षा हुई होगी, कई हजार सालों तक, कई लाख सालों तक हम ये कह सकते हैं वर्षा हुई होगी, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो गई, ठीक है, धीरे धीरे पृथ्वी क्या हो गई बेटा, ठंडी हो गई। तो लिखें आगे, क्या लिखा, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई एवं कुछ वर्षों तक पृथ्वी पर लगातार वर्षा होती रही, पृथ्वी पर लगातार वर्षा होती रही। और यह वर्षा का जल, यानी कि जो रेन वाटर था, या वर्षा का जल, रेन वाटर, वेपर्स के फॉर्म में बदलता रहा। तो कुछ समय तक तो यही चलता रहा होगा, मतलब अधिक समय या कुछ समय तक हम कह सकते हैं यही चलता रहा होगा कि जो क्लाउड बने वो क्लाउड बरसे, और बरसे फिर वो वेपर के फॉर्म में जाकर के क्लाउड बने। तो जो वाटर था वो वेपर में चेंज हुआ, वेपर स्काई में गया, स्काई में क्लाउड बना, क्लाउड ठंडे होकर के बरसे, बरसने के बाद में फिर से ये वेपर में चेंज हुआ, फिर क्लाउड बरसे। तो इस तरीके से हमने देखा, या हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्रोसेस होता रहा। कई वर्षों तक ये जब प्रोसेस चला तो अर्थ जो थी वो धीरे धीरे ठंडी हो गई। अब जब अर्थ ठंडी हो गई तो जो वाटर था वो धीरे धीरे क्या हुआ, ओशन में चेंज हो गया, सागरों में चेंज हो गया, महासागरों में परिवर्तित हो गया, है ना, समुद्र में परिवर्तित हो गया, धीरे धीरे जलाशय बने, जिससे जीवन पनपा। तो आगे नई लाइन से लिखे हैं, इस समय तक कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में रहे होंगे, इस समय तक कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में रहे होंगे, जिससे पूरी पृथ्वी
का कोई स्थल मंडल, लिथोस्फेयर, जिससे पूरी पृथ्वी का कोई स्थल मंडल, दैट मीन्स लिथोस्फेयर, स्थल मंडल लिथोस्फेयर बना होगा और अंत में, लास्ट में वाटर ओसेन के रूप में, सागरों के रूप में एकत्र होने लगे होंगे, या ओसेन के रूप में एकत्र होने लगे, ये सही, सागरों के रूप में एकत्र होने लगे। तो आगे जब धीरे धीरे ओरिजिन ऑफ लाइफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली, ठीक, किस तरीके से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, तो जो ऑर्गेनिज्म बने होंगे वो सबसे पहले वाटर में ही बने होंगे, ये कहा गया है इसमें, ठीक है। यानी कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो पानी से ही हुआ है, और ये सिद्ध भी किया है। किसने सिद्ध किया भाई? जो ओपेरेंट सिद्धांत, ये हम लोग ओपेरेंट सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन को डेफिनेटली सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट पैदा होते हैं जिनका नाम है स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर अपने साथियों के साथ में, यूरे थे, ठीक है, और भी एक दो साथी थे, इनके साथ में मिलकर के इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में अभी आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें इन्होंने बिल्कुल जो आदि वातावरण में, हम ये कह सकते हैं पिछले समय में जो वातावरण रहा होगा पृथ्वी का, उसको क्रिएट किया अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद में इन्होंने कई हफ्तों तक या एक दो हफ्तों तक जब इन्होंने ये प्रयोग किया, तो इन्होंने देखा कि कुछ कार्बनिक पदार्थ, ऐसे कार्बनिक पदार्थ प्रोड्यूस हुए, ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हुए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सुटेबल होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ होगा वो इवोल्यूशन पृथ्वी पर इसी प्रोसेस में, इसी वे में हुआ होगा जो वे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, केमिकल इवोल्यूशन देन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो नए लाइन से लिखे हैं, नए लाइन से क्या लिखें या आगे लिखें, सागरों का या सागरों के रूप में एकत्र होने लगे होंगे, जिस कारण ऑक्सीजन के अणु, अब आपको मालूम है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जब ये एटम बने तो सभी ऑक्सीजन सभी हाइड्रोजन आपस में मिलकर के वाटर बना दिए थे, ठीक है। जब सभी वाटर बन गया तो ऑक्सीजन तो बचे ही नहीं। जब ऑक्सीजन बचा नहीं तो एटमॉस्फेयर कैसा रहा होगा? अपचायक रहा होगा। दैट मीन्स पृथ्वी के ऊपर जो आदि वातावरण रहा होगा, इसमें ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती होगी, जल के रूप में ही ऑक्सीजन यहाँ पर पाई जा रही थी। अगर आप चांद पर जाएं तो चांद पर ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जो होगा, अगर मान लो एटम ऑक्सीजन का होगा, वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जा रहा होगा शायद, या इतना ज्यादा आप स्टडी करें बोल सकते हैं। वाटर फॉर्म वहां पर नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब अभी वहां पर एटम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कभी दिनों में या किसी समय में चांद पर भी जो है ना हरियाली आपको दिखाई पड़े, हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का प्रोसेस आपको पता है कई वर्षों में कंप्लीट होता है। तो डेफिनेटली जितने और भी प्लेनेट बने इस सन से, हो सकता है, क्योंकि सन में ही तो थर्मोडायनामिक एक्सप्लोजन हुआ था, थर्मो एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे कई प्लेनेट बने थे, ठीक है, जिसमें अर्थ भी हमारा रहा और अर्थ पे जीवन आ गया। तो हो सकता है कि और भी कई जो प्लेनेट हैं उन पर जीवन पनप रहा हो किसी और रूप में, या पनपा हो किसी और रूप में, ये हम लोग कह सकते हैं, सिद्ध नहीं कर सकते। खैर, तो क्या लिखा यहां पर? जिस कारण ऑक्सीजन के अणु स्वतंत्र नहीं रहे होंगे तथा वातावरण, जिस कारण ऑक्सीजन के अणु स्वतंत्र नहीं रहे होंगे, जिस कारण एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण रिड्यूस्ड, अपचायक रहा होगा, रिड्यूस रहा होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने की, कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक वाटर के फॉर्म में बने होंगे, या और भी मेथेन, प्रोपेन, सबके फॉर्म में बना होगा। लेकिन अब बात आती है कि सर जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो जाहिर सी बात है कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके मिलने से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हुआ होगा? फॉर्मेशन हुआ होगा। तो कैसे हुआ होगा? तो हेडिंग डाल दीजिए, ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो थर्ड हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड।
थर्ड हेडिंग हमारी पड़ गई है ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने, लिखें इसमें। इस अवस्था में एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे पहले, इस अवस्था में एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेथेन CH4, ये कहा गया है सबसे पहले मेथेन बनने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहा होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप देखिए, आपको पता है बारिश हो रही है लगातार, है ना, जिसके कारण ओसेन बन गए, सागर बन गए, महासागर बन गए, झील, तालाब, पॉन्ड्स, ये सब बन गए होंगे। तो कुछ जलाशय भी बने होंगे जहां पर जो स्थल मंडल पाया जा रहा था, उस लिथोस्फीयर जो पाया जा रहा है, उस लिथोस्फीयर में कहीं ना कहीं पे भरे होंगे। भरने के बाद में आप समझ सकते हैं कीचड़ बना होगा, मड बना होगा, और जो मेथेन होता है मड में ही तो होता है ना। तो दलदली क्षेत्र बने होंगे, उन दलदली क्षेत्रों में मेथेन जो गैस थी ये सबसे पहले बनी होगी। तो मेथेन जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रूप में सबसे पहले बना होगा, ये बात कही गई इस ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत या इस हाइपोथेसिस के अंतर्गत। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्या लिखा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा तथा मेथेन से ही, अब मेथेन बनने के बाद में, तथा मेथेन से ही एथेन C2H5, एथेन सॉरी C2H6, एथेन कॉमा प्रोपेन, एथेन प्रोपेन कॉमा एसिटिलीन, एसिटिलीन, है ना, कॉमा अल्कोहल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अल्कोहल कॉमा एल्डिहाइड कॉमा कीटोन, ये भी बने होंगे, कीटोन, तथा ऑर्गेनिक साल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, तथा ऑर्गेनिक साल्ट, आपको पता है समुद्र से ही नमक बनता है, तो ऑर्गेनिक साल्ट का निर्माण हुआ होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक साल्ट्स का निर्माण हुआ होगा, NaCl का निर्माण हुआ होगा। जैसे ही यह सभी सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का, जैसे ही यह सभी सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण हुआ, जैसे यह सभी सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण हुआ होगा, यह सभी आपस में मिलकर, यह सभी आपस में मिलकर, यानी कि जो जो रिक्वायरमेंट हो सकती है वो आपस में मिले होंगे, यह सभी आपस में मिलकर अमीनो एसिड, जो कि आपको पता है प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है, अमीनो एसिड, कॉमा ग्लूकोज, जो कि आपको मालूम है ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिले तो सैकराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, कॉमा फैटी एसिड, फैटी एसिड व लिपिड, फैटी एसिड्स व लिपिड, ये फैट का फॉर्मेशन करते हैं, आपको पता है फैटी एसिड और लिपिड आपस मिलकर के फैट बनाते हैं, ठीक है, कॉमा प्यूरीन, प्यूरीन व पैरामिडीन, प्यूरीन व पैरामिडीन, आपको पता है प्यूरीन और पैरामिडीन जो होते हैं ये एक्चुअल में नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, क्षार होते हैं, ठीक है। तो प्यूरीन और पैरामिडीन के रूप में नाइट्रोजनस बेस बने होंगे। और आपको पता है प्यूरीन के अंतर्गत एडेनिन और गुआनिन आता है और पैरामिडीन के अंतर्गत साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है, ठीक है। ये क्या है? ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस मिल करके डीएनए व आरएनए का निर्माण करते हैं। अब डीएनए में नाइट्रोजनस जो बेसेस पाए जाते हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन के रूप में पाया जाता है। और अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो आरएनए में
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं प्यूरिन और पिरामिडीन ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में बने होंगे। ठीक है, पिरामिडीन आदि का निर्माण हुआ होगा, यानी कि वह सभी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने जिनसे लाइफ प्रोड्यूस हो सकती है, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्यूरिन, पिरामिडीन देखें, डीएनए, आरएनए देखें तो हमारे बॉडी में होता है, प्रोटीन देखें तो हमारे बॉडी में होता है। अगर हम लोग सैकराइड्स की बात करें, लाइक ग्लूकोज की बात करें तो वो भी हमारे बॉडी में होता है। फैट की बात करें तो फैटी एसिड वो भी हमारे बॉडी में होता है। लिपिड की बात करें वो भी होता है। ग्लाइकोजन की बात करें वो भी होता है। तो सब कुछ तो हमारे बॉडी में ही है। तो डेफिनेटली क्या है कि ये सभी के सभी आदि वातावरण में पहले बने होंगे। ठीक है, तो किस रूप में बने होंगे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में बने होंगे। लेकिन ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में बनने से पहले सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में रहे होंगे। और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस में रहा होगा? एटॉमिक स्टेज में रहा होगा। तो ये प्रोसेस हम देख रहे हैं ना, एटॉमिक स्टेज से ही एटम, आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले केमिस्ट्री में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं पढ़ने लगते हैं, है ना, जो खतरनाक टॉपिक माना जाता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं पढ़ने लगते हैं, आप एटम पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना, परमाणु पढ़ते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके बारे में समझते हैं। तो वही सारा का सारा ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में समझने के लिए हमको सबसे पहले एटम के बारे में समझना होगा, यानी कि हमारे बॉडी का जो केमिकल कंपोजिशन है उसको समझना होगा। तब आप थिंक करेंगे और थिंक करने के बाद में जब इस थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है, सोचेंगे। अब ये भी नहीं सोचना है कि अक्षय कुमार बहुत सुंदर लगता है, अब ये नहीं सोचना इसके विषय में। ये जब सोचेंगे और ये जब पढ़ेंगे आप, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ का प्रोसेस जो रहा होगा पृथ्वी पर वो इसी तरीके से रहा होगा शायद। मतलब इसमें भी शायद है, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रुथ है, सही है कि हाँ, लाइफ का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा वो इस तरीके से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमारे पास में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। अब बात आती है कि सर ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आपस में मिले होंगे और मिलने के बाद इन्होंने क्या बनाया होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे? देखिए, आपको पता है अमीनो एसिड जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब बहुत सारे अमीनो एसिड्स, जैसे कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की अगर हम लोग बात करें, 20 प्रकार के अमीनो एसिड की बात करें, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड आपस में मिलकर के एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। तो डेफिनेटली प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बड़ा है, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि बहुत सारा ग्लूकोज आपस में मिलकर के सैकेराइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम लोग फैटी एसिड, लिपिड्स की बात करें तो ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये आपस में मिलकर के फैट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, बसा का निर्माण कराते हैं। प्यूरिन, पिरामिडीन की बात करें तो ये नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं ये डेफिनेटली कैसे होते हैं? ये बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं, लेकिन अगर ये मिल जाए तो एक डीएनए का क्या कर देते हैं? फॉर्मेशन कर देते हैं। एक आरएनए का क्या कर देते हैं? फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि जेनेटिक रूप के फॉर्म में पाया जाता है या जेनेटिक रूप के रूप में जाना जाता है, फॉर्म में जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो पड़ेगी फोर्थ, वो पड़ेगी ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल हो गया, अब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। अब एक खास बात यहां पर यही समझने वाली है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के निर्माण के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे पैदा हुए जिन्होंने इस थ्योरी की या इस हाइपोथेसिस की आलोचना की, लेकिन उनका मुंह बंद करने के लिए यहां पर एक साइंटिस्ट पैदा हो गए जिनका नाम था स्टेनले मिलर। और इन्होंने 1953 में एक अपना एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बिल्कुल जाहिर कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया कि जो मतलब केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो ओपेरियन सिद्धांत में या ओपेरियन हाइपोथेसिस में जो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दिया गया है, वो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को बिल्कुल सिद्ध हो गया, बिल्कुल सिद्ध कर दिया गया कि हाँ, केमिकल ऑफ इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ होगा आदि वातावरण में। तो वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हेडिंग डाल दो, फोर्थ हेडिंग पड़ेगी हमारी ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फोर्थ हेडिंग हमारी पड़ेगी ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके अंतर्गत लिखें फटाफट। इस स्टेज में सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, इस अवस्था में ये कहा गया है कि इस अवस्था में सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल या कंपाउंड्स आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स यानी जटिल ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स का जटिल कार्बनिक पदार्थों या मटेरियल्स के रूप में प्रोड्यूस हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे अमीनो एसिड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैनी अमीनो एसिड्स, यानी प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप की होती है। हमारी प्रोटीन अलग होती है, प्लांट्स की प्रोटीन अलग होती है, और जितने भी एनिमल्स हैं उन सब की प्रोटीन अलग होती है। अगर आप एक मुर्गे की प्रोटीन देखें तो वो अलग होगी, बकरे की प्रोटीन अलग होगी, ये मैं उनका नाम ले रहा हूँ जो ह्यूमन खाते हैं, ठीक है। तो चिकन, मटन, इनकी प्रोटीन अलग होती है, और ह्यूमन इनकी प्रोटीन अलग होती है। तो चिकन जो बंदे खाते हैं उसकी जो प्रोटीन है, उसकी प्रोटीन को तोड़ करके हमें अपने बॉडी के अंदर हमारे जैसी प्रोटीन का निर्माण करने के लिए जो है ना कोशिकाओं का आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे बॉडी की सेल में जो केमिकल इवोल्यूशन हो रहा है, जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन हमारे बॉडी के लेवल का हो रहा है। लेकिन हमने खाया तो मुर्गा था, बकरा था, या मान लो कि हमने कुछ दाल खाई है ना, दाल खाए, जो शाकाहारी हैं दाल खाई होंगी, या हरी सब्जियां खाई होंगी, तो उनमें भी तो प्रोटीन है। तो उनकी प्रोटीन अलग प्रकार की है, हमारी प्रोटीन अलग प्रकार की, तो उनकी प्रोटीन को हमारे प्रोटीन में चेंज करने के लिए उनकी प्रोटीन को तोड़ना पड़ता है। तो हम पहले क्या करते हैं, डाइजेशन, उसी में तो प्रोसेस आता है डाइजेशन, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सब चलता रहता है प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल मैनी अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मैनी अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, कॉमा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर, कॉमा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक जिन्हें कार्बोहाइड्रेट भी हम कह सकते हैं, कॉमा प्यूरीन तथा पैरामिडीन आपस में मिलकर, प्यूरीन एंड पैरामिडीन प्लस, अब डीएनए आरएनए इतने में नहीं बन जाता है, प्लस प्रोटीन प्लस, या यहां पर प्रोटीन ना डालें, सीधे एसिड डाल दें, एसिड प्लस ग्लूकोज या शुगर, एसिड प्लस शुगर आपस में मिलकर डीएनए व आरएनए, ये कॉम्प्लेक्स है, डीएनए आरएनए पढ़ने में झूल जाते हैं। तो प्यूरीन, पैरामिडीन, एसिड, शुगर आपस में मिलकर डीएनए आरएनए का निर्माण करते हैं। तो हमें इतना तो पता है कि ये जो केमिकल कंपोजिशन हुआ है जिससे डीएनए आरएनए बना, इसका हम लोगों को यूनिट पता है कि इसको हम तोड़ सकते हैं, डीएनए को हम तोड़ सकते हैं किसमें, पेंटोज शुगर इसमें डेफिनेटली पाई जाती है, नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं, और एज वेल एज यहाँ पर फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। तो एसिड के रूप में यहाँ पर जो होता है वो फास्फोरिक एसिड होता है, H3PO4। तो ये एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस ये आपस मिलकर के डीएनए आरएनए बनाती है। और ये जो एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, ये क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये सब आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। तो डेफिनेटली डीएनए आरएनए क्या है, इनसे कॉम्प्लेक्स है। तो इन सब का क्या हुआ होगा बेटा, निर्माण हुआ होगा। अब ये सब जब बन गए होंगे, हमें पता है कि केमिकल इवोल्यूशन में जो ओरिजिन ऑफ लाइफ, या हम ये कह सकते हैं कि लाइफ के लिए, राइट, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होगा उसके लिए सब कुछ यहां पर मटेरियल बन चुका होगा केमिकल इवोल्यूशन के अंतर्गत, राइट। अब बात यहां पर यह आती है कि इसका विरोध भी कई लोगों ने किया, तो उस विरोध को खत्म करने के लिए स्टैनले मिलर का हमको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दीजिए एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनले मिलर, जो हम लोग पढ़ेंगे कल।